ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो कोई एक ऐसा पार्ट जो कि हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जो है जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग, सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो उसको कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सैम्पल। यानी कि पॉपुलेशन होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स में से हम कुछ पार्ट को चूज करते हैं, कुछ लोगों को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पल, जिनसे हमने डेटा कलेक्ट किया पॉपुलेशन में से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन ए सैम्पल इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन सैम्पल, किसी सैम्पल में जो जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग, क्वांटिटी, सैम्पल साइज या फिर सैम्पल हाइट। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या कहेंगे? सैम्पल साइज। सैम्पल में कितने लोग हैं उसको क्या कहते हैं? सैम्पल साइज। इन विच ऑल द एलिमेंट्री यूनिट्स कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम आर स्टडीज। तो आपको बताना है कि कौन से नीचे दिए ऑप्शन में से सभी यूनिट्स को हम जो है स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। हर को जितना भी जो भी स्टडी होगा उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे सबको हम रिसर्च करेंगे, सबको हम सर्वे करेंगे। क्वेश्चनर में, सेंसस में, इंटरव्यू में, ऑप्शन डी ऑल में। करेक्ट ऑप्शन है सेंसस। सेंसस को कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। कंप्लीट एनुमरेशन यहाँ की सेंसस हम अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें जितने भी लोग हैं सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई सैंपल नहीं लिया जाता बल्कि सबसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरव्यूड। सैंपल में क्या होता है कि पॉपुलेशन से हमने कुछ लोगों को चुना, उससे हमने डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर और इंटरव्यू के थ्रू। वहीं पे सेंसस में क्या होता है कि जितने भी लोग पॉपुलेशन में हम सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कंप्लीट एनुमरेशन कहलाता है। व्हिच वन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सैंपल। सैंपल का एसेंशियल एलिमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलरिटी, होमोजेनिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज करें, दैट इज सैंपल। अब सैंपल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और सिमिलर भी होना चाहिए, होमोजेनिटी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है ऑल। एडुकेसी, देखिए इसके अलावा भी कुछ है, जैसे एडुकेसी है, सिमिलर रेगुलेशन कंडीशन है, ये भी क्राइटेरिया होता है सैंपल का एसेंशियल एलिमेंट का। ये भी आप याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी, एडुकेसी यानी कि नॉट टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, सिमिलर रेगुलर कंडीशन, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन। आपको बताना है कि कौन से लॉ है जो कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर या फिर ऑप्शन सी बोथ या फिर नन। तो देखिए सैंपल इन्वेस्टिगेशन में लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर ये दोनों ही क्या है? रिलेटेड। तो ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब कि सैंपल सेलेक्टेड एट रैंडम शुड रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन, यानी कि जो भी आपने सैंपल चूज किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए। वहीं पे लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल लाइकली द रिजल्ट बी मोर एक्यूरेट, यानी कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एरर कम होगा, एक्यूरेट होगा जो भी रिजल्ट आएगा। ये लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है। नेक्स्ट है और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी या फिर मास डेटा भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में क्या होता है कि हम सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए। लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि आपका साइज, सैंपल साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि रिजल्ट जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपका आएगा। और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। बोथ लॉ ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन, तो जो भी आपने देखा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों लॉ किस पे डिपेंड करते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोनों ही लॉ जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है। सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है? सैंपलिंग टेक्निक यानी कि पॉपुलेशन में से आप सैंपल कैसे चूज कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो उसमें से एक नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग या फिर स्नोफॉल। तो यहाँ पे जो नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक नहीं है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग और स्नोफॉल, ये तीनों ही नॉन रैंडम सैंपलिंग होते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपलिंग मेथड। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल, ये सब क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। फिर नेक्स्ट है लॉटरी सिस्टम इज द मेथड ऑफ। तो लॉटरी सिस्टम किस चीज का मेथड है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का, सिस्टमैटिक सैंपलिंग का, फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग का। तो राइट ऑप्शन है लॉटरी सिस्टम का सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम लॉटरी मेथड अपनाते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी लॉटरी का होता है तो वहाँ पे सबके नाम की पर्ची कट जाती है, फिर उसमें से रैंडमली जो है किसी का निकाल देते हैं, उसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस ग्रुप एंड देन रैंडमली सैंपल इज चूजन रिफर्स टू। तो कौन से सैंपलिंग टाइप में टेक्निक में पहले हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, उसमें से हम जो होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। तो किस में होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें स्टेटा बनाते हैं, वो स्टेटा होमोजेनियस होता है, फिर सब में से हम रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। व्हेन डेटा कलेक्टेड इज पास थ्रू वन स्टैटिस्टिकल मेथड, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, कंप्यूटेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड। जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको हम जब किसी स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा पास कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो क्या कहलाता है? रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, फिर पर्सनल डेटा। तो ऐसे डेटा को जिसमें हमने उसको जो है क्लासिफाई किया, टेबुलेशन किया, कंप्यूटेशन किया, स्टैटिस्टिक मेथड भी लगाया है, तो उसको हम कहते हैं बी प्रोसेस डेटा। वहीं पर अगर इसमें सब नहीं किया होता, सीधे कलेक्ट किए, कलेक्ट करके लाके हम यूज करें, तो उसको कहते हैं रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा क्या होता है? ओरिजिनल डेटा फिर अनऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि हमने अभी सिर्फ कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कोई मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। जब कोई मेथड अप्लाई कर लेते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज। तो ऐसा पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक तरीके से रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एनुमरेटर, सर्चर, रिसर्चर या फिर ऑप्शन डी नन। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए एनुमरेटर। एनुमरेटर एक पर्सन होता है जो कि रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। शेड्यूल इज फिल्ड बाय। शेड्यूल किसके द्वारा फिल किया जाता है? तो डेटा कलेक्शन का टेक्निक होता है, जैसे क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इसी तरीके से शेड्यूल होता है। शेड्यूल कौन फिल करता है? एनुमरेटर, रिसर्चर, रिस्पोंडेंट या फिर ऑल, सभी लोग। तो करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एनुमरेटर फिल करता है। देखिए सेंसर जब हम सबसे डेटा, जैसे कि आप जनगणना होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब डेटा आपसे लिया जाता है, तो जो डेटा लेने, जो जनगणना करने आता है, वो आपसे पूछता है और वो खुद ही भरता है, आपको नहीं देता फॉर्म भरने को, वो खुद ही आपसे सारी चीज पूछ के फिल करता है, तो उसको कहते हैं एनुमरेटर। तो शेड्यूल जो है फिल करते हैं वो एनुमरेटर फिल करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चनर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, 20, 40, 30 या फिर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। तो बट अब ऐसी बात है कि क्वेश्चनर आपके नीड के अकॉर्डिंग होगा, आपके जैसा भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड। तो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो वो डेटा जो कि पहली बार इन्वेस्टिगेशन फ्रेश डेटा कलेक्ट किया गया इन्वेस्टिगेटर द्वारा फर्स्ट टाइम पहली बार, इससे पहले वो कलेक्टेड नहीं था, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा। वहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। तो देखिए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन आप जानना जरूरी है आपके लिए कि कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है। तो एक तो सेकेंडरी सोर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्लियर रिसर्च जो पहले हुए हों, सेंसस है, पर्सनल रिकॉर्ड है, क्लाइंट हिस्ट्री है, सर्विस रिकॉर्ड है, यहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे प्राइमरी सोर्सेस हैं जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व करके किसी को देख रहे हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे फिर कहीं दूर खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरव्यू स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर मैनर में जैसे भी इंटरव्यू ले रहे हो। वहीं पे क्वेश्चन है तो मेल्ड क्वेश्चन आप मेल करके कर रहे हो, फिर कलेक्टिव क्वेश्चन आप जाके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन प्राइमरी सोर्स है। वहीं पे सेकेंडरी सोर्स के लिए अलग अलग जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है। द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उनकी पूरी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें से हम सैंपल चूज करते हैं तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग फ्रेम, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर रैंडम सैंपलिंग। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। उसी में से हम फाइनली फिर सैंपल चूज करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू। तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। कैसे, कनेक्टिंग रिलेशन के थ्रू, स्मॉल पॉपुलेशन के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव, फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, जैसे आप बॉल बनाते हो स्नो का यानी कि बर्फ का, जब आप बॉल बनाते हो उसके बाद तोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग भी कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि एक से हमने दो के बारे में पूछा, दो से हमने चार से छह, इस तरीके से हम जो है एक ही रिस्पॉन्डेंट से अलग अलग रिस्पॉन्डेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो कनेक्टिंग रिलेशन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्नोबॉल सैंपलिंग में जो है डेटा कलेक्शन का कनेक्टिंग रिलेशन जो है मेथड यूज होता है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैन बी डन बाय। तो अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्स जो आप कहते हो अंदाजा लगाते हो तकरीबन, तो कैसे कैसे किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेशन। एडिंग फिगर यानी फिगर में ऐड कर दीजिए कुछ, डिस्कार्डिंग फिगर कुछ घटा दीजिए, टू द नियरेस्ट फिगर जो भी आसपास का एरिया वहां तक रख लीजिए, फिर ऑप्शन डी ऑल। तो अप्रॉक्सीमेशन हम ये तीनों मेथड से कर सकते हैं, एडिंग फिगर, डिस्कार्डिंग फिगर, टू द नियरेस्ट फिगर, ये तीनों मेथड से कर सकते हैं। आप सपोज करें कि 187.8 है, इसको ऐड करना है, इसमें एडिंग फिगर के जरिए करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो विल बी 188.2 हमने ऐड कर दिया तो 188 उसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। वहीं पे डिस्कार्डिंग फिगर आपका 187.7 है तो आप उसको 0.7 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो सिर्फ लिखेंगे क्या 187। वहीं पे टू द नियरेस्ट फिगर है तो 187.7 को आप चाहे 187 लिख लीजिए या फिर 180 हम करें, राउंड ऑफ कर लिया हमने 180 कर लिया, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है। सैम्पलिंग एरर में अराइज ड्यू टू, सैम्पलिंग एरर जो होता है वो किस वजह से आ सकता है, एरर ऑफ ऑरिजिन की वजह से, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी की वजह से या फिर एरर ऑफ मैनिपुलेशन की वजह से, फिर ऑल, इन तीनों की वजह से। तो जो सैम्पलिंग एरर होता है यानी कि सैंपल चूज कर रहे हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट कर उसमें जो एरर होता है वो इन तीनों से ही एरर आ जाता है, ऑरिजिन की वजह से भी, इनएडिक्वेसी की वजह से भी, मैनिपुलेशन की वजह से भी। वहीं एक और एरर होता है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन की जब हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, कुछ हम उसमें टेबुलेशन या कंप्यूट कर रहे हैं तो उस वक्त भी जो है हो सकता है एनालिसिस हमने गलत तरीके से किया तो वहाँ से भी एरर आ सकता है। एरर ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंट और बाई चांस रिफर्स टू, यानी कि कोई एक्सीडेंटली जो है एरर ऑकर हुआ है, बाई चांस एरर हो गया, जानबूझ के हमने नहीं किया, तो उस एरर को क्या कहते हैं, बायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर, सिस्टमैटिक एरर या फिर कांस्टेंट एरर। तो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड एरर, यानी कि हमने जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंटली और बाई चांस वो एरर हो गया है। आल्सो नोन एज कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। अनबायस्ड एरर को हम कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल या फिर रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे बायस्ड एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव, परसिस्टेंट एरर। बायस्ड एरर क्या होता है कि हमने जानबूझ के वो गलती की है, सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव या परसिस्टेंट एरर भी कहलाता है। रिस्पांस एरर, प्रेस्टीज एरर, नॉन रिस्पांस एरर, पब्लिकेशन एरर आर। तो जो रिस्पांस एरर या प्रेस्टीज एरर है, फिर नॉन रिस्पांस एरर है या पब्लिकेशन एरर है, पब्लिकेशन की टाइपिंग एरर हो गई, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। रिस्पांस नहीं हुआ, प्रेस्टीज की वजह से हमने रिस्पांस नहीं, हमने रिस्पांस दिया ही नहीं, पब्लिकेशन यानी टाइपिंग में कुछ एरर हो गई तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। वहीं पे सैम्पलिंग एरर क्या होता है, रॉन्ग डेटा कलेक्शन मेथड, एरर वाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट करते तब हमसे कोई गलती हो गई, हम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करते तब हमसे कोई गलती हो गई, एनालिसिस करते तब हमसे कोई गलती हो गई, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट है व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब कोई एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से घटाई जाती है तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एस्टिमेटेड एरर कहते हैं, फिर रिलेटिव एरर कहते हैं, फिर परसेंटेज एरर कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या कहलाता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। वहीं पे परसेंटेज एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है इनटू 100 कर दीजिए वो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एरर, उसी में इनटू 100 कर दिए तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। इस सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन या फिर साइंटिफिक मेथड किसमें जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सिस्टमैटिकली, और लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग जो है फॉलो किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक दोनों है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप जो है एक्टिविटीज जो है परफॉर्म की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के साथ किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो की जाती है और लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है एन एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर साइंटिफिक स्टडी इज। तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, बिलीफ होना, वैल्यू होना, ऑब्जेक्टिविटी होना या फिर सब्जेक्टिविटी होना। तो किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है, तो ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब आप जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी डिडक्शन।
जनरल से जब पार्टिकुलर की तरफ जाते हो तो आप इसको डिडक्शन कहते हैं। देखिए होता क्या है, दो टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब आप ऑब्जर्वेशन यानी कि आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उसके बाद जो है आपने उसके बेसिस पे कुछ जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया, तो इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इंड्यूस हुए आप। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सालों से रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, उसके बाद क्या पाया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हुए हैं। ये कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फाइंडिंग के थ्रू, जो कि बायोलॉजिस्ट ने सर्च किया। किसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजन। जैसे कि न्यूटन ने क्या किया कि सेब नीचे गिरा, उसके बाद उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या डिराइव किया? न्यूटन लॉ ऑफ जो है ग्रेविटेशन लॉ जो है उसको उन्होंने डिराइव किया, जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि उस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ जो है कंक्लूजन डिराइव करते हैं। जैसे कि इफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ये क्या है? जनरल प्रिंसिपल है। ठीक, तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हैं तो ह्यूमन क्या है? ऑर्गेनिज्म है, तो यानी कि ह्यूमन भी सेल्स का बना होगा। यानी कि हमने जनरल प्रिंसिपल से क्या किया? स्पेसिफिक चीजों पे आए। रीजनिंग फ्लोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू पार्टिकुलर। तो अगर जनरल टू पार्टिकुलर किसी चीज पे जाए तो डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। पर्टिकुलर यानी ऑब्जर्वेशन से हम कोई जनरल प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज, यानी कि ऐसा रिसर्च जो कि सिर्फ अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जो है किया जाता है, तो उस टाइप की रिसर्च को क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च, एक्शन रिसर्च, पायलट स्टडी या फिर ऑप्शन डी सर्वे। तो यहाँ पे रिसर्च टाइप आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च होता है, जो कि सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो कंडक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिसर्च को क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च। नॉलेज सेकिंग के लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो प्योर रिसर्च, जिसको हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज, यानी फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का एग्जांपल क्या है? प्योर रिसर्च, सर्वे, एक्शन रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वे। सर्वे में हम क्या कहते हैं? डेटा कलेक्ट करके फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि क्या फैक्ट है डेटा कलेक्ट करने के बाद, तो सर्वे के थ्रू कहता है। फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन, यानी कि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज किया जाता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है बनाया जाता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है। किसमें? सर्वे में, एक्शन रिसर्च में, एनालिटिकल रिसर्च में, भी पायलट स्टडी में। तो देखिए नाम से यहाँ पे क्लियर होगा, एनालिटिकल, एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा? फैक्ट और इन्फॉर्मेशन एनालाइज्ड। तो एनालाइज्ड किसमें किया है? एनालिटिकल रिसर्च में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनालिटिकल रिसर्च में फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाता है फैक्ट और फिगर्स का। वहीं पे एक्शन रिसर्च क्या होता है? रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। तो एक्शन उसको रिसर्च कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। यानी कि ऐसा रिसर्च जो इमीडिएट प्रॉब्लम, जो कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व करने की जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक तरीके का ये क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च भी कहलाता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन रिसर्च इज ए टाइप ऑफ डैश रिसर्च। तो मोटिवेशन किस टाइप का रिसर्च होता है? मोटिवेशन रिसर्च क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्योर या फिर अप्लाइड। देखिए मोटिवेशन क्या है? ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। तो मोटिवेशन रिसर्च क्या हो जाता है? मोटिवेशन रिसर्च ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, नेक्स्ट रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज, यानी कि कोई आइडियाज या कॉन्सेप्ट रिलेटेड जब आप रिसर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए क्वेश्चन में ये है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च करो तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट थ्योरी पे आप जो रिसर्च करो। ये रिसर्च व्हिच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, यानी कि आपको बताना कि कौन से रिसर्च में केस स्टडी मेथड जो है फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक, कैजुअल, ऑप्शन सी एनालिटिकल या फिर ऑप्शन डी क्वालिटेटिव। तो देखिए क्वालिटेटिव में क्वालिटी हो गया, एनालिटिकल में एनालिसिस हो रहा है डेटा फैक्ट फाइंडिंग का, कैजुअल में जो है रिलेशनशिप आप जो है फाइंड आउट करते हैं। वहीं पे ऑप्शन ए है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक, यहाँ पे क्या होता है? केस स्टडी जो है मेथड फॉलो किया जाता है क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक में, केस के अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई क्लासरूम में अगर रिसर्च आप कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? फील्ड स्टडी, सर्वे, लैबोरेटरी रिसर्च या फिर एम्पिरिकल रिसर्च। देखिए फील्ड स्टडी, सर्वे क्या है? ये सब बाहर जाकर रिसर्च करते हैं। लैबोरेटरी रिसर्च क्या है? लैब के अंदर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्लास रूम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो रिसर्च कंडक्टेड इन क्लास रूम एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड लैबोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस जनगणना। तो जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन की जनगणना कर रहे हो, सेंसर करते हो, तो किस टाइप का रिसर्च का एग्जाम्पल है? सर्वे रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो देखिए पॉपुलेशन सेंसस में क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं सभी लोगों से, सभी पॉपुलेशन से, इसको क्या कहते हैं? सर्वे रिसर्च कहते हैं। तो आप टाइप ऑफ रिसर्च हम यहाँ पे देख लें तो टाइप ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट यानी कि कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे आप जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो प्योर रिसर्च होता है और अप्लाइड रिसर्च भी होता है। एप्लीकेशन के बेसिस प्योर रिसर्च जो कि आपने देखा कि नॉलेज से, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। वहीं पे अप्लाइड रिसर्च जो कि एक्शन रिसर्च, अप्लाइड यानी कि उस चीजों को हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो इमीडिएट प्रॉब्लम हो चाहे आने वाली प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, कोरिलेशन होता है और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। वहीं पे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है डैश इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपको बताना कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वे है जहां पे सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? ये सिस्टमेटिकली तरीका है रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड इज ए पार्ट ऑफ। आपको बताना कि रिसर्च मेथड वो किसका पार्ट है? प्रॉब्लम का, एक्सपेरिमेंट का, रिसर्च टेक्निक है, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? ये वाइडर स्कोप है, वाइडर ब्रॉड स्कोप है। यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर, टेक्निक्स जो यूज किए जा सकते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हम पढ़ते हैं। तो रिसर्च मेथड क्या हो गया? किसी एक स्पेसिफिक मेथड के बारे में बात हो रहा है, तो रिसर्च मेथड किसका पार्ट हो जाएगा? रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज। तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया, हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और
उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को सर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस करना, डायग्नोस मींस पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज को, उसके प्रॉब्लम के कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को बताते हैं। तो डायग्नोस्टिक स्टडी, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताते हो कि टिथ में पेन हो रहा है, तो आप पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है कि एक्चुअली में टिथ में पेन क्यों हो रहा है, फिर जब वो डायग्नोस कर लेता है उसके बाद उसका सॉल्यूशन वो बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा? तो देखिए डेटा दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि पहली बार आप कलेक्ट कर रहे होते हो रिसर्च के लिए, वहीं पे सेकेंडरी डेटा जो कि ऑलरेडी मार्केट में कलेक्टेड है, किसी दूसरे ने कलेक्ट किया हो, आप उसको यूज करते हो। तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है आपको नीचे दिए ऑप्शन में बताना है, बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर या फिर सेंसस रिपोर्ट। तो देखिए बुक, जर्नल और सेंसस रिपोर्ट ये तीनों ही क्या है? ये तीनों सेकेंडरी डेटा, ये ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं इन्फॉर्मेशन। वहीं पे न्यूज़पेपर क्या है? ये करंट इन्फॉर्मेशन देता है और ये एक तरीके का प्राइमरी डेटा कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर्स इन इंडिया इज। तो रिसर्चर्स के लिए मेजर ड्रॉबैक क्या है इंडिया में, यानी कि क्यों पीछे है रिसर्चर्स इंडिया में? लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की कमी है, लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च गाइड्स की कमी है, लैक ऑफ सफिशिएंट फंड की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च, यानी साइंटिफिक ट्रेनिंग रिसर्च में उसकी कमी है। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत है इंडिया में, गाइड्स भी बहुत हैं, फंड्स भी बहुत हैं, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अक्सर जो है एआईसीटी होगी, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटीज की तरफ से फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है रिसर्च में ये बहुत ही इसकी कमी है, जिसकी वजह से अभी भी रिसर्चर्स इंडिया में पीछे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। नेक्स्ट है ICSSR, ये कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे आपको ज़्यादा होना चाहिए। ICSSR का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1969 में। तो ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इसी तरीके से यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जहाँ से आपके BA BSc BCom ये सारे कोर्सेज जो हैं अप्रूव्ड होते हैं। नेक्स्ट है JRF क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये PhD यानी रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से फेलोशिप दी जाती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं कि आप रिसर्च करके PhD यानी डॉक्टर फिलोसफी आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप कौन सा है आपको बताना है। तो रिसर्च प्रोसेस आपने पढ़ा होगा डिटेल में कि रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आइए पहले उसको देख लेते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के। तो सबसे पहले क्या होता है? डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम है पहले उसको डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम रिव्यू द लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं, जो ऑलरेडी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं किसी दूसरे ने किया है, उसको रिव्यू करते हैं, उसको चेक करते हैं। फिर हम रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं, यानी कि सैंपल साइज क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया। फिर जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, एडिटिंग, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद जो है एनोवा टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट जो है आपका जो लास्ट यूनिट है रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट फॉर्मेट, तो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे भी हम डिसीजंस मेकिंग किए जाते हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो है आपके सामने रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स है। डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, रिसर्च डिजाइन, देन कलेक्ट द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट द फाइंडिंग्स। तो क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? तो आपने पूरा रिसर्च प्रोसेस देखा, तो उसमें पहला स्टेप क्या था? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वेश्चन व्हिच रिक्वायर ए सॉल्यूशन इज। तो सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए सॉल्यूशन चाहिए वो क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन होगा, प्रॉब्लम होगा, डेटा होगा या फिर एक्सपेरिमेंट होगा। तो बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग ए क्वेश्चन इनटू रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड, यानी कि किसी क्वेश्चन को जब आप उसको रिसर्चेबल प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट कर दिया ऐसे प्रॉब्लम में जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना। क्वेश्चन को आपने रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, यानी कि प्रॉब्लम को बनाया, फॉर्मुलेट किया। तो ऑप्शन इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग ए प्रॉब्लम, यानी कि पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, गैदरिंग ऑफ डेटा, मेजरमेंट या फिर सर्वे। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले स्टेट करिए, उसको बताइए कि प्रॉब्लम है क्या। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यहाँ पे हम पहले देख लें कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो नॉर्मली 5 स्टेप्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम को जो फॉर्मुलेट करते हैं, बनाया जाता है प्रॉब्लम को, तो उसमें जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम में, तो उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है जो आपने देखा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को स्टेट करिए कि क्या है प्रॉब्लम। फिर अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए। देन सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर सर्वे हैं, यानी कि ऑलरेडी जो मार्केट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या फिर कोई ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च किया जा चुका है, तो उसको आप जो है सर्वे करिए, उसके बारे में पढ़िए। फिर उसके बाद आइडियाज डेवलप, आइडियाज थ्रू डिस्कशन करके आइडियाज डेवलप करिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंड देन रिफ्रेश द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को रिफ्रेश करिए दोबारा से अपने वर्ड्स में, उसको नए तरीके से उसको स्टेट करिए, उसको बताइए, फॉर्मुलेट करिए। तो ये 5 स्टेप होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम में। तो पहला स्टेज क्या रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, तीसरा सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, देन डेवलप आइडिया थ्रू डिस्कशन, एंड देन लास्ट इज रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव ए। जब हम कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या देना चाहिए? टाइटल, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट। तो देखिए इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी या कॉन्सेप्ट ये क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी की रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट होते हैं। टाइटल यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, तो बट ऑब्वियस बात है हम उसको एक नाम देना होता है, तो हम क्या देंगे? ऑप्शन ए टाइटल, नाम देंगे। ए हाइपोथेसिस व्हिच
विच डेवलप वाइल प्लानिंग द रिसर्च। तो आपको बताना है कि जब हम रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस या फिर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसकी वैलिडिटी को हमें टेस्ट करना होता है, यानी कि जब हम कोई प्रॉब्लम उठाते हैं तो उससे रिलेटेड हम जो है कुछ हाइपोथेसिस, कुछ गेस करते हैं, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसको टेस्ट करते हैं हम, जो आगे चल के एनोवा टेस्ट लगाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जब आप रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी वर्किंग हाइपोथेसिस। इसको क्या कहते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस। व्हेन हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड, जब हाइपोथेसिस को हम नेगेटिवली तरीके से स्टेट करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेशनल हाइपोथेसिस, सिचुएशनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या फिर कैजुअल हाइपोथेसिस। तो देखिए हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब हम किसी भी हाइपोथेसिस को नेगेटिवली स्टेट करते हैं तो क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस कहलाता है। ऑप्शन सी। द फर्स्ट वेरिएबल डैश इज वेरिएबल। तो आपको जो पहला वेरिएबल, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो पहला वेरिएबल होता है वो किस टाइप का वेरिएबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर सेपरेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। वहीं पे जो सेकंड वेरिएबल होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नल मींस क्या होता है, नल मींस जीरो, वन, मेनी या फिर नन ऑफ दिस। तो नल का मतलब क्या होता है, जीरो, नथिंग, नल, नील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस द कॉमन एरर इज, यानी कि जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है तो कॉमन एरर क्या आते हैं, टाइप 1 एरर होता है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर होते हैं, या फिर टाइप 2 होता है सिर्फ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है तो दो टाइप के एरर नॉर्मली जो है रिसर्चर्स कमिट करते हैं, तो वो होता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टाइप 1 टाइप 2 एरर होता क्या है, देखिए टाइप 1 एरर मतलब कि तब आता है जब रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता उस हाइपोथेसिस को, क्योंकि वो ट्रू था फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि टाइप 1 एरर को कमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके लेवल को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। दिस प्रोबेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड अल्फा एंड इज ऑफन डिनोटेड बाय अल्फा। तो नल हाइपोथेसिस जब सही होता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है रिसर्चर द्वारा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो टाइप 1 एरर होते हैं। और कितने चांसेस हैं उस टाइप 1 एरर को कमिट करने की रिसर्चर द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, टाइप 1 एरर को। वहीं पे टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 2 एरर जब नल हाइपोथेसिस जो है गलत होता है, फॉल्स होता है, और उसको जो है रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। यानी कि नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन उसको रिसर्चर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर, और इसको डिनोट करते हैं बीटा से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग ए टाइप 2 एरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ टेस्ट, यानी कि टाइप 2 एरर जो है रिसर्चर कमिट नहीं करेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। तो टाइप 1 एरर अल्फा से डिनोट होता है, टाइप 2 एरर बीटा से डिनोट होता है। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 1 एरर जो है कमिट हो सकता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन फिर भी रिसर्चर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर में नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, टाइप 2 एरर होता है। नेक्स्ट है सर्वे इज ए डैश स्टडी। तो सर्वे किस टाइप की स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है, एनालिटिकल स्टडी है, फिर सिस्टमैटिक स्टडी है। तो देखिए सर्वे में क्या करते हैं, फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स क्या है चीजें, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके हम जो है फील्ड सेटिंग में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज ऑप्शन बी फैक्ट फाइंडिंग होता है। फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस, तो आपने रिसर्च प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस में फाइनल स्टेज क्या होता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस या फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्या कि फाइनल स्टेज रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट बनाते हैं हम, हमने जो भी रिसर्च किया उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो फाइनल स्टेज होता है रिसर्च प्रोसेस में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए रिपोर्ट राइटिंग में कंटेंट क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नॉर्मली जो है रिपोर्ट राइटिंग को 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो पहला जो सेक्शन होता है वो प्रीफेटरी आइटम होता है। प्रीफेटरी आइटम इज इंट्रोडक्टरी आइटम, इंट्रोडक्शन, यानी कि रिपोर्ट का टाइटल पेज हो गया, रिसर्च डिक्लेरेशन हो गया, सर्टिफिकेट हो गया जो भी सुपरवाइजर रिसर्चर गाइड्स के होते हैं, कॉलेज से सर्टिफिकेट अगर कोई मिला तो वो लगा दिया, एक्नॉलेजमेंट आप किसको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं उसको दिए, फिर कंटेंट यानी जो टेबल ऑफ इंडेक्स होता है, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर या फिर लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस या फिर अपेंडिक्सेस जो भी आपने अटैचमेंट लगाए हैं लास्ट में रिपोर्ट के, वो सारी की लिस्ट किस पेज नंबर पे कौन सा चीज अवेलेबल है, वो सारा चीज यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे शो करती है। ये सारे जो पेज होते हैं, आइटम्स होते हैं रिपोर्ट में, उसको क्या कहते हैं, प्रीफेटरी आइटम होते हैं। फिर चैप्टर पार्ट आता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर रिसर्च डिजाइन होता है, रिसर्च मेथोलॉजी होता है, फिर डेटा एनालिसिस होता है, फाइंडिंग हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, सजेशन हो गया, लिमिटेशंस हो गया, ये सब चैप्टर पार्ट में आते हैं। वहीं पे जो थर्ड पार्ट होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि रेफरेंस ऑफ बुक्स, यानी कि जब भी हम कोई रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, तो हमने बहुत सारी बुक्स को, जर्नल्स को रेफर किया होता है, तो उसका हम रेफरेंस लास्ट में देते हैं कि किस बुक को हमने रेफर किया हुआ है, तो उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। फिर आता है अपेंडिसेस या फिर अपेंडिक्सेस। देखिए स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, तो दोनों में से कोई से पूछे तो मतलब सेम होता है। तो अपेंडिसेस मतलब क्या होता है कि आप लास्ट में क्या कहते हो, रिपोर्ट के क्वेश्चन जो आपने यूज किया उसका एक सैंपल लगा देते हो, कोई वर्किंग पेपर है, वर्किंग नोट है, आपने वो लगा दिया, किसी कंपनी का बैलेंस शीट आपने यूज किया तो उसको अपने लास्ट में लगा देते हो। जो भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट होते हैं रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो हम कहाँ लगाते हैं, अपेंडिसेस या अपेंडिक्सेस में लास्ट में रिपोर्ट के लगता है। तो प्रीफेटरी आइटम, फिर चैप्टर पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोलॉजी, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस हो गया, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, लिमिटेशन, ये सारा चीज चैप्टर पार्ट में हो गया। फिर बिब्लियोग्राफी जहाँ पे रेफरेंसेस और बुक्स जर्नल्स के नाम होते हैं, लिस्ट होती है, वहीं पे जो अटैचमेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा वो अपेंडिसेस या अपेंडिक्सेस में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए आपका फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहला पेज क्या होगा, टाइटल पेज, फिर आपका जो है लेटर जो भी आपने ट्रांसमीटर है, टेबल ऑफ कंटेंट है, लिस्ट ऑफ टेबल, ग्राफ, अपेंडिसेस, एग्जिबिट्स हैं, फिर एग्जीक्यूटिव समरी आता है, फिर इंट्रोडक्शन पेज आता है, फिर रिसर्च डिजाइन आपका पूरा आ जाएगा कि आपने क्या स्केलिंग टेक्निक कौन सा है, क्वेश्चन कैसे किया, डेटा कलेक्शन क्या किया है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा, ये सारी चीजें आप वहाँ पे देंगे। फिर डेटा एनालिसिस होता है, मेथोडोलॉजी कौन सा यूज किया आपने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की है, फिर उसका रिजल्ट आता है, लिमिटेशंस होते हैं, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस होती है, फिर लास्ट में क्या आती है आपकी बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्वेश्चन हो गया, स्टैटिस्टिकल आउटपुट हो गई, कोई लिस्ट हो गई, ठीक है, कोई बैलेंस शीट हो गई, वो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, तो आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट है द रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड। यानी कि इस टाइप का रिपोर्ट जहाँ पे एक टाइम लैग होता है, टाइम गैप होता है बिटवीन डेटा कलेक्शन में और उसके रिजल्ट के प्रेजेंटेशन में, तो उस टाइप की रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? थीसिस, इंटरिम रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल। तो देखिए इंटरिम रिपोर्ट आपने नॉर्मली न्यूज़ में भी सुना होगा कि इंटरिम रिपोर्ट पेश किया जा रहा है। तो इंटरिम रिपोर्ट क्या होता है कि डेटा कलेक्शन चल रहा है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं बनी है, उसमें अभी टाइम है फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने में, तो उस बीच में जब हम कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरिम रिपोर्ट। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो टाइम लैग जब होता है डेटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन में, तो उस रिपोर्ट को कहते हैं इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं। देखिए रिपोर्ट के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला होता है टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट मतलब कि इज यूज्ड टू इंडस्ट्री टू कम्युनिकेट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। वो रिपोर्ट जहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है डिसीजन लेने में, जैसे कि कौन सा जो है इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है, परचेज करना है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उन सब में हेल्प करता है। तो टेक्निकल रिपोर्ट क्या हो गया? टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। एक होता है बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में क्या होता है कि वो आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में लेने में, और रियलिस्टिक सिचुएशंस जो भी होते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, जो भी थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या फिर जो भी केसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें वहाँ पे पब्लिश की जाती है वो बिजनेस रिपोर्ट्स में, और वो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे मार्केटिंग और मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है, तो उसको बिजनेस रिपोर्ट्स कहते हैं। वहीं पे एक आता है एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी। तो एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? ये एक तरीके से पूरे रिसर्च रिपोर्ट को, जो बहुत से 300-400 पन्नों में होता है रिपोर्ट, उसका एक समराइज्ड फॉर्म होता है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ ब्रीफ समरी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। कोई भी रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, उसका ब्रीफ समरी होता है, थीसिस, रिव्यू या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का, ठीक है। ये 200 से 300 वर्ड में पूरे रिसर्च को समराइज कर दिया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव, मेथड, डिस्कशन, कंक्लूजन, सब कुछ हम 200-300 में समराइज करते हैं, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी। फिर आपने जो भी देखा क्वेश्चन में इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट क्या होता है? रिसर्च टाइमिंग इज लॉग। जब क्या होता है कि रिसर्च लंबे समय तक चल रहा होता है, तो बीच ही में हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करके पब्लिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइप की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, बिफोर द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च। तो ये कुछ टाइप ऑफ रिपोर्ट थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी मींस। तो बिब्लियोग्राफी अभी आपने देखा कि बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? फुटनोट होता है, कोटेशन होता है, लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड होता है, फिर बायोग्राफी होता है। तो बिब्लियोग्राफी में लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड यानी कि रिपोर्ट कंडक्ट करने में, रिपोर्ट रिसर्च कंडक्ट करने में कौन कौन सी बुक्स को आपने, कौन कौन सी जर्नल्स को आपने रेफर किया है, उसकी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। तो अभी आपने देखा अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स या फिर टाइटल पेज। तो फर्स्ट पेज क्या होगा? ऑप्शन डी टाइटल पेज होता है किसी भी रिसर्च रिपोर्ट का। नेक्स्ट इन रिसर्च रिपोर्ट डैश इज यूज्ड टू एक्नॉलेज इन डेप्थनेस। तो रिसर्च रिपोर्ट में एक्नॉलेज इन डेप्थनेस को एक्नॉलेज करने के लिए क्या यूज किया था? बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, अपेंडिक्स या फिर फुटनोट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी फुटनोट। देखिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे, बहुत सारी अपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जिस पेज पे भी होता है उसी पेज पे सबसे नीचे जो है कुछ रेफर कर दिया था, मेंशन कर दिया था, तो उसको क्या कहते हैं? इन डेप्थनेस को एक्नॉलेज करना, तो वो फुटनोट कहलाता है। नीचे किसी चीज को आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, उस वर्ड के आगे वन लिख दिया या ए बी लिख दिया, फिर आप उस नीचे फुटनोट में आ जाइए, उस ए बी का मतलब ढूंढ सकते हैं, उसके में डिटेल्स में दी गई होती है, उसको कहते हैं एक्नॉलेज इन डेप्थनेस। नेक्स्ट है फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड। यानी कि कोई भी आपने मटेरियल बोरोड किया, यानी किसी दूसरी रिसर्च से, किसी दूसरे बुक से जो है आपने यूज किया है, और उसका जो है आप एक्नॉलेज नहीं देते हो, ठीक है, तो आप क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट होगा, फुटनोट कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, प्लेगरिज्म कहलाएगा। तो अगर आपने एक्नॉलेजमेंट किसी दूसरे का मटेरियल यूज किया और उसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो ये कहलाता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब कि आपने चीटिंग की है। टेक एंड यूज ऑफ अदर एज वंस ऑन, यानी कि आपने किसी दूसरे का मटेरियल अपने नाम से यूज कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेगरिज्म कहते हैं। ए ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। यानी कि किसी रिसर्च वर्क का ब्लू प्रिंट क्या कहलाता है? रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टूल या फिर रिसर्च मेथड। तो रिसर्च वर्क का ब्लू प्रिंट क्या कहलाता है? रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फैक्ट, फिगर एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल सर्विंग एज ए बेसिस फॉर ए स्टडी इज कॉल्ड। यानी कि फैक्ट, फिगर और अदर रेलेवेंट मटेरियल क्या कहलाते हैं? सैंपल, मेथड, डेटा या थ्योरी। तो देखिए डेटा में क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, अदर रेलेवेंट मटेरियल होते हैं जो कि बेस बनते हैं किसी भी स्टडी का, तो उसको क्या कहते हैं? डेटा। डेटा के बेस पे ही जो हम पूरी स्टडी करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी डेटा। देयर आर मेनली डैश सोर्सेज ऑफ डेटा। कितने टाइप के डेटा होते हैं? सोर्सेज ऑफ डेटा कितने हैं? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा, दो ही टाइप के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा। द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि वो ओरिजिनल सोर्स कौन सा है जहाँ से रिसर्चर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ओरिजिनल सोर्स है रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करने का, वो होता है प्राइमरी सोर्स। ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स यानी कि डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर। किसी दूसरे ने डेटा कलेक्ट कर रखा है और कंपाइल करके रखा है, उसका यूज हम जब रिसर्च करने के लिए करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। जैसे रेडीमेड या रेडली अवेलेबल डेटा होते हैं, बहुत सारे जो है बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट, बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट पे आप चले गए, वहाँ से आप डेटा ले रहे हो, तो वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। तो आप यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज हैं सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा के बीच में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, ठीक है, कौन सा डेटा ओरिजिनल होता है कैरेक्टर में? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या? सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल। कलेक्शन ऑफ डेटा इज एक्सपेंसिव। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना एक्सपेंसिव होता है, वहीं पे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना लेस एक्सपेंसिव है, कम एक्सपेंसिव है, लेकिन प्राइमरी डेटा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। प्राइमरी डेटा इज इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्राइमरी डेटा जो होता है क्या? वो रॉ मटेरियल होता है, उसको आपको प्रोसेसिंग करके उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। सेकेंडरी डेटा क्या है? वो ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट के रूप में जो है आपको मिलता है, यानी कि सेकेंडरी डेटा पे ऑलरेडी जो है प्रोसेसिंग हो रखी होती है, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीधे मिलती है। लेकिन प्राइमरी डेटा क्या? तो रॉ मटेरियल होता है, उस पर आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद आपको जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्राइमरी डेटा इज एडिक्यूट एंड सुटेबल। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? वो एडिक्यूट होता है, सुटेबल होता है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जरूरी नहीं है कि वो एम्पल हो या और वो अपोजिट हो, मतलब कि जरूरी नहीं कि वो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो।
इट इज ओरिजिनल कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो प्राइमरी डेटा होता है वो इन्वेस्टिगेटर खुद जो है ओरिजिनली कलेक्ट करता है। वहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो भी अवेलेबल सोर्सेज होते हैं वहाँ पे जाके हम ऑलरेडी वो डेटा अवेलेबल होता है सेकेंडरी डेटा, तो वहाँ पे रिसर्चर जो है कलेक्ट नहीं करता बल्कि वहाँ से कंपाइल करता है। नेक्स्ट है द डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड, यानी ह्यूमन बींग से रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो उसको क्या कहते हैं, टेरिटोरियल डेटा, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, पेरिफेरल डेटा या फिर ऑप्शन डी डेमोग्राफिक डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी डेमोग्राफिक डेटा। टेरिटोरियल डेटा क्या होता है, जियोग्राफिक या जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेटा रिलेटेड टू जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्या कहते हैं, टेरिटोरियल डेटा। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेथड इज कॉल्ड, यानी किसी रिसर्च मेथड में आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल, टेक्निक, टूल या फिर मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे यूज कर रहे हो आप रिसर्च मेथड में तो उसको कहते हैं टूल, टूल का यूज करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट को टूल कहलाते हैं। मेथड क्या होता है, द वे और मोड ऑफ गेटिंग डेटा, मेथड क्या है, तरीका, किस तरीके से हम जो है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है इन ए डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है कि नीचे दिए कौन से ऑप्शन में से रिसर्चर जो है ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है। ठीक है, कौन से ऑब्जर्वेशन में, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन में, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि रिसर्चर पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होता है। वहीं पे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, रिसर्चर स्टैंड अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि रिसर्चर अलग खड़ा होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऑब्जर्व करता है सिर्फ, लेकिन खुद पार्टिसिपेट होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट पर्सनली बाय द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर इज, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जब पर्सनली ऑब्जर्वर खुद ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो रिसर्चर है वो पर्सनली जो है ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप एटसेट्रा आर डिवाइसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में दो तरीके होते हैं, या तो पर्सनली जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी टूल्स का, टेक्निक का, मशीनरी का यूज करते हैं। तो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप का यूज करके जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैजुअल डिवाइसेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैकेनिकल डिवाइसेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेक्निकल डिवाइसेज ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर मैनुअल डिवाइसेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो क्या है, ये मैकेनिकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मैकेनिकल कह लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन बी मैकेनिकल डिवाइस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है ए टू वे सिस्टमैटिक कन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, यानी कि टू वे सिस्टमैटिक कन्वर्सेशन जहां पे इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, इंटरव्यू, सिमुलेशन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्या कहलाता है, इंटरव्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन एक आप जो है इमेजरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इमेजरी, और उसमें जो है एक्ट करते हैं, सिमुलेशन नकली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के तरीके से। ठीक, इंटरव्यू विथ ए डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज्ड शेड्यूल इज कॉल्ड, यानी कि पूरा स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से जब आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू। तो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से एक स्टैंडर्ड होता है, वेल डिफाइंड फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने, कैसे कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर होता है स्टैंडर्डाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू विच रिक्वायर्ड प्रोबिंग इज कॉल्ड। प्रोबिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ जाके नॉलेज गेन करना, डीपली जो है नॉलेज गेन करना, रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो प्रोबिंग कहलाता है। तो इंटरव्यू विच रिक्वायर प्रोबिंग, यानी कि ऐसा इंटरव्यू जहाँ पे डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है आपको, उसको क्या कहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी सीधा सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज डेप्थ इंटरव्यू। तो प्रोबिंग यानी कि इंक्वायरिंग क्लोजली इनटू समथिंग, बहुत ही डीप में जाके किसी चीज के बारे में इंक्वायर करना। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, तो नॉन पर्सनल जहाँ पे पर्सनली जो रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होता डेटा कलेक्शन में उसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, शेड्यूल या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू चाहे वो ग्रुप इंटरव्यू चाहे शेड्यूल होते, तीनों में जो है रिसर्चर को खुद जो है डेटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में वहाँ पर्सनली जो है कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो टेलीफोन पे जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है इंटरव्यूअर में और रिस्पोंडेंट में, यानी रिसर्चर और रिस्पोंडेंट में, तो उसको क्या कहते हैं, मोरल, मैनेजमेंट, रिपोर्ट या कंक्लूजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, रिपोर्ट। फ्रेंडली रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, रिपोर्ट। ऑप्शन सी रिपोर्ट, यानी कि क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट। ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए कॉमन इंटरेस्ट इंटरेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड है, यानी कि एक हो गया इंटरव्यू हो गया, ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में से इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू हो गया। विच ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि जब आप एक कॉमन इंटरेस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनको एक ग्रुप में कर लेते हो तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमन इंटरेस्ट के लोग एक साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, क्या जाएगा, ग्रुप इंटरव्यू। ऑप्शन डी ग्रुप इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं होगा, क्लिनिकल इंटरव्यू नहीं होगा, फोकस भी नहीं होगा, ग्रुप इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि आप कॉमन लोगों को एक साथ रख के उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है सेंडिंग क्वेश्चनर टू ए रिस्पोंडेंट विद रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटन बाय पोस्ट इज कॉल्ड, यानी कि आप क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो और क्वेश्चनर जो है किसी रिस्पोंडेंट को बाय पोस्ट आप सेंड कर रहे हो, उसे बोल रहे हो कि आप कंप्लीट करके भेज दे, तो क्या कहलाएगा, मेल सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पैनल। तो बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्वेश्चन आपको आपने भेजा, उसके बाद उसको कंप्लीट करके उसको बाय पोस्ट आप भेजने के लिए वापस कह रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मेल सर्वे कहते हैं इसको। जब आप बाय पोस्ट जो है क्वेश्चन को भेजे तो क्वेश्चन रिस्पोंडेंट क्वेश्चन को फिल करके बाय पोस्ट आपको वापस भेज देता है। शेड्यूल इज फिल्ड बाय, तो शेड्यूल कौन फिल करता है, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी शायद रिपीट हुआ है, फर्स्ट पार्ट में ये ऑलरेडी है। तो शेड्यूल कौन फिल करता है, एनुमिनेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि रिसर्चर को हेल्प करता है डेटा कलेक्शन में। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होता है, क्वेश्चनर इज फिल्ड, जो क्वेश्चनर को फिल करता है उसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन विच अलाउ ओनली ए फ्यू अल्टरनेटिव वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कि सिर्फ कुछ ही तरीके देता है आपको आंसर करने का, उसको क्या कहते हैं, ओपन एंडेड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चरल या फिर डाइकोटोमस क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल क्वेश्चन यानी कि वहाँ पे वेल डिफाइंड पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, तो आपको उन्हीं में से आंसर्स करने होते हैं, आपको जो है अलग से कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि आप ओपन है, आप कुछ भी बताइए, नो आपको कोई बाउंड्रीज कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं पे क्लोज एंडेड क्या हो जाता है कि आपको बाउंडेशन कर दिया जाता है कि आप बाउंडेड है, इन जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हीं में
से आपको कुछ बताना है। तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, डाइकोटोमस मल्टीकोटोमस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो डाइकोटोमस क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन इन इज ओनली टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आप तो देखते होंगे जहां पे सिर्फ आपको दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डाइकोटोमस क्वेश्चन। वहीं पे मल्टीकोटोमस क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं, दो से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, जैसे कि आपका एमसीक्यू एग्जामिनेशन, तो आप एमसीक्यू एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है क्या है, ये मल्टीकोटोमस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द क्वेश्चन व्हिच बाय इट्स कंटेंट स्ट्रक्चर और वर्डिंग लीड्स टू रिस्पोंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन आंसर इज कॉल्ड, यानी कि कुछ कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कोई आपको आंसर की तरफ लीड करते हैं, ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कि आपको बता रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, तो लीड कर रहा है, तो यानी कि क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन, ओपिनियन क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लीडिंग। तो बहुत सारे कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको आंसर की तरफ धकेलते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट पर्टेनिंग टू ए स्टडी इज कॉल्ड, यानी कि वो सारे यूनिट जिनके ऊपर स्टडी किया जाना है उसके एग्रीगेट को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यूनिट, सैंपल या फ्रेम। तो देखिए हम जो यूनिट के सारे यूनिट के ऊपर जिस पे स्टडी की जा रही है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। पॉपुलेशन और यूनिवर्स जो क्या कहता है, सभी यूनिट्स का एग्रीगेट कहलाता है, उन्हीं के ऊपर स्टडी की जा रही है। तो अब अलग बात है कि उसमें से हम सैंपल लेके स्टडी कर रहे हैं या फिर हम पूरे यूनिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हर एक पॉपुलेशन हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सेंसस हो जाता है। वहीं पे अगर हम सैंपल लेके करते हैं तो वो सैंपलिंग कहलाता है। ए मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन का जो मेंबर होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट, सेंसस, सैंपल या ग्रुप। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए एलिमेंट। यहाँ पे क्लियरली आपको लग जाएगा सेंसस क्या है, सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करना, सैंपल क्या है, छोटा सा पार्ट, ग्रुप क्या है, हिस्सा, लेकिन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मेंबर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, मल्टीपल चॉइस, यूनिवेरिएट एनालिसिस, रैंडम सैंपलिंग या फिर बाईवेरिएट एनालिसिस। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कहते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस यानी कि जहां पे सिर्फ किसी एक फैक्टर का हम चेंज करते हैं उसका इफेक्ट देखते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड या टूल। तो किसी सिंगल वेरिएबल को हम डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जिसका यूज किया जाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस में। ठीक इसी तरीके से आप देखते होंगे बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जहां पे दो वेरिएबल्स की एनालिसिस की जाती है स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके, उनके बीच में एम्पिरिकल रिलेशनशिप को डिटरमाइन किया जाता है। वहीं पे आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स यानी कि दो से ज्यादा, 3 4 उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके एग्जामिन किया जाता है। यूनिवेरिएट सिंगल, बाईवेरिएट दो और मल्टीवेरिएट में 3 या उससे ज्यादा वेरिएबल का स्टडी का। एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज, तो एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल कौन सा है, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग या फिर लॉटरी मेथड। तो देखिए एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल पूछा तो कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, और ऑप्शन डी लॉटरी, लॉटरी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन डी लॉटरी मेथड। नेक्स्ट है इन विच सैंपल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा एंड सैंपल इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। तो आपको बताना कि वो कौन सा सैंपलिंग टेक्निक है जहां पे जो पॉपुलेशन उसको हम अलग अलग स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर ग्रुप से जो है हम डेटा कलेक्ट जो है सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर पर्पस। तो देखिए स्ट्रेटा वर्ड यूज हुआ है और कौन से ऑप्शन में स्ट्रेटा है, स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हम जो पॉपुलेशन होता है उसको अलग अलग होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर होमोजेनियस ग्रुप से हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। एक टाइप का रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टेक्निक है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या होता है, तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि ए टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप ए लिस्ट ऑफ सैंपल ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन बाय यूजिंग इनिशियल सेट ऑफ मेंबर एज इन्फॉर्मेट। यानी कि स्नोबॉल क्या होता है, आपने बर्फ का गोला देखा होगा, तो उसको जब आप फेंकते हो तो उसमें से अलग अलग टुकड़े निकल के आ जाते हैं, यानी एक रिस्पॉन्डेंट से दो के पास पहुंचते हो, उन दोनों से आप बोलोगे कि आप किसी और का रेफरेंस दो तो वो तीसरे का रेफरेंस देते हैं, फिर चौथे का रेफरेंस देते हैं, इसे आप रेफरेंशियल टेक्निक भी कहा जाता है स्नोबॉल सैंपलिंग का, कि एक दूसरे से एक से पहुंचे उससे दूसरे के पास पहुंचे डेटा कलेक्ट करने, उससे तीसरे के पास पहुंच के डेटा कलेक्ट करने, स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है। ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इन द प्रोपोर्शन टू लेटर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जब आप सैंपल ड्रॉ करते हो किसी स्ट्रेटम से प्रोपोर्शन में, यानी कि हर स्ट्रेटम में, स्ट्रेटम यानी ग्रुप, हर ग्रुप से आप सेम प्रोपोर्शन में डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए सिंपल सा सीधा है कि सेम प्रोपोर्शन में बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। हर स्ट्रेटा से सेम प्रोपोर्शन में आप डेटा कलेक्ट करते हो, प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। वहीं पे डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होगा, जब आप अलग अलग स्ट्रेटा से सेम प्रोपोर्शन में डेटा नहीं कलेक्ट हो, किसी से ज्यादा सैंपल ले रहे हो, किसी से कम सैंपल ले रहे हो, तो उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट सैंपलिंग कहते हैं। सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट इन जस्ट ए हिट एंड मिस फैशन इज कॉल्ड। तो हिट एंड मिस यानी कि लगा लगा नहीं तो नहीं लगा, कोई बात नहीं, तो इस टाइप के जब आप सैंपल चूज करते हो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन ए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैंपलिंग, यानी कि अपनी सुविधा के हिसाब से जब आप पाए तो मिला नहीं तो नहीं मिला, तो इस टाइप की सैंपलिंग को क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है ऑफिस एडिटिंग एंड दैट्स आर टू टाइप ऑफ एडिटिंग इन रिसर्च। तो आपको बताना है कि रिसर्च में जो एडिटिंग होती है दो टाइप की होती है, एक तो हो गया ऑफिस एडिटिंग, दूसरा कौन सा होता है, लैब एडिटिंग, फील्ड एडिटिंग, क्लासरूम एडिटिंग या फिर बुक एडिटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फील्ड एडिटिंग। एक तो ऑफिस में बैठ के एडिट कर सकते हो या फिर आप फील्ड में जब वहाँ पे डेटा कलेक्ट करो वहीं पे एडिट कर सकते हो, तो दो टाइप का रिसर्च एडिटिंग होता है। देखिए नॉर्मली जब हम एनालिसिस करते हैं डेटा का तो हम उसको 4 चीज़ें परफॉर्म करते हैं, 4 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। पहले एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग यानी कि कोई भी एरर है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको कोडिंग करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में और फिर उसको टेबुलेशन यानी टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन 4 इंपॉर्टेंट है डेटा को प्रोसेस करने में। नेक्स्ट है असाइनिंग न्यूमरल और अदर सिंबल टू द कैटेगरीज और रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। यानी कि जब आप किसी कैटेगरी को या किसी रिस्पॉन्स को नंबर या कोई दूसरा सिंबल जो है असाइन करते हो, एलोकेट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर टेबलेट आइकन कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैटेगरीज या रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, कुछ नंबर दे रहे हैं, कुछ सिंबल दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब कोडिंग।
कोड दे रहे हैं, एक तरीके से क्या है कोड, ये इस कोड से हम इस कैटेगरी को पहचानेंगे, इस कोड से हम इस रिस्पॉन्स को पहचानेंगे, तो कोडिंग कहलाता है। समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर एनालिसिस का, देखिए टेबल में जो है सारे डेटा को समराइज कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, तो इसको क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन है टेबुलेशन, टेबल में। नेक्स्ट है ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पीजी, ग्रेजुएट एंड 10+2 स्टूडेंट एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड। तो क्या कहता है कि एक रिसर्चर है, उसने सारे जो पॉपुलेशन उसको डिवाइड कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 10+2 स्टूडेंट्स में, और फिर जो है रैंडमली जो है डिजिट टेबल से जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा है सभी में से। तो ये कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए पहली चीज तो क्या किया उसने, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से रैंडमली जो है सैंपल्स चूज कर लेता है, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है ए रिसर्चर डिवाइड हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड। रिसर्चर क्या करता है, पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप में डिवाइड कर रहा है और फिर सभी ग्रुप में से एक फिक्स अमाउंट का सैंपल जो है वो चूज कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड कोटा क्लस्टर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, क्या कहलाता है, कोटा सैंपलिंग। यानी कि उसने क्या किया, ग्रुप डिवाइड कर लिया फिर फिक्स कर दिया कि इस ग्रुप से 10 लोग, इस ग्रुप से 20 लोग, इस ग्रुप से 30 लोग, तो इसको क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग कहते हैं ये। नेक्स्ट है ए रिसर्चर सेलेक्ट ओनली 10 मेंबर एज ए सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 एंड कंसीडर इट गुड बिकॉज, यानी कि कोई रिसर्चर है वो 5000 में से खाली 10 ही मेंबर उसने चूज किया है सैंपल के तरीके से और वो समझ रहा है कि गुड है, क्यों उसको ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज ही वाज ए गुड रिसर्चर, क्योंकि वो अच्छा रिसर्चर है। ही वाज गाइडेड बाय हिज सुपरवाइजर, उसके सुपरवाइजर ने उसको गाइड किया है। द पॉपुलेशन वाज होमोजेनियस, पॉपुलेशन होमोजेनियस हो सकता है, यानी कि 5000 में से सारे के सारे होमोजेनियस, इसलिए उसने 10 ही लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब पॉपुलेशन होमोजेनियस होता है तो हम कम सैंपल भी ले लें तो चलता है, तो 5000 में से हमने सिर्फ 10 ही मेंबर लिया, इसलिए क्योंकि 5000 के लोग जो है वो सबके सब क्या है, होमोजेनियस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, द पॉपुलेशन वाज होमोजेनियस, इसलिए रिसर्चर ने 5000 में से सिर्फ 10 ही लोग को चूज किया है। व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब पॉपुलेशन फाइनाइट होता है तो कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है, एरिया सैंपलिंग टेक्निक, पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देम। यानी कि जब आपको पता है कि हाँ पॉपुलेशन इतना ही है, नंबर आपको पता है, तो उसमें उस केस में कौन सा यूज करते हैं, तो उस केस में नॉर्मली हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं। यानी कि इसमें सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि पहला सैंपल जो है हम रैंडमली चूज कर लेते हैं, उसके बाद हर एक इंटरवल पे हम जो है सैंपल को चूज कर लेते हैं। तो जब पॉपुलेशन से फाइनाइट होता है नॉर्मली हम तभी इसको यूज करते हैं। ए स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, व्हाइल मेजर बेस्ड अपॉन ए सैंपल इज नॉन एज। तो कोई एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, तो स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है उसको पैरामीटर कहते हैं, वहीं पे वो स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि सैंपल पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, सैंपल पैरामीटर, इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो सैंपल पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट इफ द सैंपल ड्रॉन इज, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा अगर सैंपल ड्रॉ किया होगा रैंडमली फिक्स बाय कोटा, रिप्रेजेंटेटिव द पॉपुलेशन या फिर ऑप्शन डी पर्पजिव। तो सैंपल कैसा होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा जब हम सैंपल को रैंडमली लिए होंगे, जब हम सैंपल को फिक्स कोटा के थ्रू लिए होंगे, या फिर सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का या फिर पर्पजिव सैंपल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सैंपल नॉर्मली हम लेते क्या है कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे एक्यूरेटली, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूरेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन। सैंपल कैसे ड्रॉ किया उससे मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर, लेकिन सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक है, कोटा सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल, पर्पजिव सैंपल या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी देखिए सिंपल रैंडम सैंपल क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, लेकिन कोटा सैंपल और पर्पजिव सैंपल ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी ए एंड सी। नेक्स्ट है एरिया, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन, तो एरिया या फिर क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक कब यूज करते हैं, पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ द सैंपल इज टू बी ड्रॉन, जब पॉपुलेशन स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ था और लार्ज साइज ऑफ सैंपल जो हमें चूज करना है। ऑप्शन बी पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनियस, पॉपुलेशन जो है हेट्रोजेनियस यानी कि होमोजेनियस नहीं है, अलग अलग लोग हैं उसमें पॉपुलेशन में, या फिर ऑप्शन सी लॉन्ग सर्विस नीडेड, लंबा समय तक जो है सर्वे चलेगा, या फिर ऑप्शन डी ए एंड सी। तो एरिया यानी क्लस्टर सैंपलिंग हम कब यूज करते हैं, जब हम पॉपुलेशन स्कैटर्ड हो बिखरा हो और लार्ज साइज ऑफ सैंपल चूज करना और लॉन्ग सर्वे रिक्वायर्ड होगी, तो उस केस में हम कहते हैं एरिया क्लस्टर सैंपलिंग यूज करते हैं, यानी कि हम एरिया वाइज चूज कर लेते हैं, इस एरिया से डेटा कलेक्ट करेंगे, इस एरिया से डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑल कॉजेज नॉन सैंपलिंग एरर एक्सेप्ट, यानी कि नॉन सैंपलिंग एरर जो है नीचे दिए ऑप्शन में से सभी नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं, लेकिन एक नॉन सैंपलिंग एरर नहीं, वो क्या है, वो सैंपलिंग एरर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फॉल्टी टूल ऑफ मेजरमेंट, इनएडिक्वेट सैंपल, नॉन रिस्पॉन्सिव, डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन। देखिए फॉल्टी टूल ऑफ मेजरमेंट, इनएडिक्वेट सैंपल, नॉन रिस्पॉन्सिव क्या होते हैं, ये जो है सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं, लेकिन जो डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन के वक्त ही हमने डिफेक्ट कर दिया, गलती कर दी, तो वो सैंपलिंग एरर कहलाता है। ऑल कॉजेज नॉन सैंपलिंग एरर एक्सेप्ट, यहाँ पूछा था कि कौन सा नॉन सैंपलिंग एरर नहीं है, तो डिफेक्ट इन डेटा कलेक्शन ये सैंपलिंग एरर होता है, नॉन सैंपलिंग एरर नहीं होता है। लेकिन फॉल्टी टूल ऑफ मैनेजमेंट, इनएडिक्वेट सैंपल, नॉन रिस्पॉन्सिव क्या है, नॉन सैंपलिंग एरर है। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, कोई रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल हो गया, यानी कि उस पर रिसर्च किया जा सकता है कब, इट इज रिसर्चेबल, जब वो रिसर्चेबल होता है, इट इज न्यू एंड समथिंग टू नॉलेज, ये नया होता है और कुछ नया नॉलेज ऐड करता है, इट हैज यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, उस रिसर्च प्रॉब्लम का यूटिलिटी है, इसको यूज किया जा सकता है, जो भी फाइंडिंग आएगा और रेलेवेंस होता है, रेलेवेंट होता है सिचुएशन से, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस ही होगा, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल तभी होगा जब वो रिसर्चेबल होगा, उसके रिसर्च किया जा सकता है, वो कुछ नया नॉलेज देगा और उसकी यूटिलिटी भी, उसका यूजफुलनेस भी होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है
द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन, यानी कि किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो होती है वो खतरे में होगी कब? द ऑथर हु इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बायस्ड, इनकम्पिटेंट और डिसऑनेस्ट, जब ऑथर जो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होगा ऑथर का वो बायस्ड होगा और इनकम्पिटेंट होगा और डिसऑनेस्ट होगा, यानी सही नहीं होगा। द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑकरेंस, यानी कि जो कोई घटना घटी है उसके बहुत दिनों बाद उसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हो। द रिसर्चर हिमसेल्फ इज नॉट कम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, रिसर्चर खुद ही कम्पिटेंट नहीं है कि वो लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च का खतरे में कब होगी? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीनों ही केस में क्या है कि रिसर्च जो है ना वैलिड होगा ना रिलायबल होगा, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर रिसर्चर डिसऑनेस्ट है, बायस्ड है, इनकम्पिटेंट है, ठीक है, और लंबे समय का गैप पीरियड आ गया है, तो उस केस में रिसर्च जो है वो वैलिड ना रिलायबल होगा ना वैलिड होगा। नेक्स्ट इज सीइंग अ वेरी बिग रैली इट वाज रिपोर्टेड दैट जेडी विल विन द इलेक्शन, द कंक्लूजन वाज बेस्ड ऑन, यानी कि किसी रिसर्चर ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है किसी रैली में, तो उसके बेसिस पे उसने ये डिसीजन दे दिया कि जेडी जो एक पार्टी है वो जीत जाएगी इलेक्शन। इसको किस टाइप का सैम्पलिंग कहेंगे? रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर पर्पजिव सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टर यानी एरिया, तो यहाँ पे क्या किया हमने देखा कि इस एरिया में बहुत सारे, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज्यादा लोग हैं इस रैली में, तो हमने क्या किया उसके बेसिस पे डिसीजन दे दिया कि ये जेडी इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है। ए रिसर्चर वांट टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, कोई रिसर्चर है वो कांग्रेस का फ्यूचर इंडिया में जानना चाहता है, तो फॉर द स्टडी व्हिच टूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हिम, तो उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टूल होगा? कांग्रेस की फ्यूचर क्या होगी इंडिया में, इसको जानने के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेटर होगा? क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू और फिर रेटिंग स्केल। तो देखिए कांग्रेस का फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया में जानने के लिए, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर के थ्रू जो है यहाँ पे जान सकते हैं कि कांग्रेस का फ्यूचर इंडिया में क्या हो सकता है। इसके लिए बेस्ट टूल कौन सा होगा? क्वेश्चनर होगा। बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, तो जो बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट में दी होती है वो क्या करती है? हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल, मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो बिब्लियोग्राफी होती है बट ऑब्वियस बात है वो हेल्प करती है दूसरे लोगों को रिसर्च करने में और इस प्रॉब्लम को दूसरे नजरिए से, दूसरे एंगल से पढ़ने में। वहीं पे रिसर्च जो आपने किया है वो ऑथेंटिक है, इसके लिए भी हम जो है बिब्लियोग्राफी में जो है अलग अलग रेफरेंसेस देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों में ही रिसर्च बिब्लियोग्राफी जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस सेंटेंस, ए हाइपोथेसिस इज, तो हाइपोथेसिस क्या होता है? ए स्टेटमेंट व्हिच सर्व्स एज द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प करता है। द मेथोडिकल इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च एविडेंस, इस रिसर्च एविडेंस का जो है मेथोडिकल इवैल्यूएशन होता है। या ए स्टेटमेंट ऑफ द एम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या एम है उसका स्टेटमेंट होता है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ, ये सारे के सारे होते हैं। तो देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी कि अजम्पशन, एक स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट व्हिच सर्व्स एज द बेसिस फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिसर्च मेथोडोलॉजी से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।